हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 11 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बता चुका हूँ कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, तो उसके बारे में और काइनेमेटिक्स के बारे में मैंने बताया कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। तो आज का ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमारा मेन मकसद है वेक्टर्स की टाइप्स को समझना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर टाइप बहुत आसान तरीके से समझाऊं। बुक में मेरे हिसाब से सारी टाइप्स गिवन नहीं है, तो मैं आपको सारी ही टाइप लगभग जितनी इंपॉर्टेंट है सारी टाइप्स आपको मैं बताऊंगा। तो पहली टाइप आती है स्टूडेंट पैरेलल वेक्टर्स। नाम में लिखा हुआ है पैरेलल और उसके बाद लिखा हुआ है वेक्टर्स। तो ये पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है, तो याद रखें पैरेलल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहा जाएगा जो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो। तो उन वेक्टर को आप कहते हैं कि वो पैरेलल वेक्टर्स है। तो बड़ी आसान सी बात है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया एक वेक्टर ए, ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर ए आ गया, सही है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर बी, तो ये आ गया हमारे पास एक वेक्टर बी। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये ए वेक्टर और क्या ये बी वेक्टर क्या आपस में पैरेलल हैं? तो आप क्या देखेंगे, आपको ये देखना है क्या ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसका एरो भी इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसका एरो भी इधर है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी इधर है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन याद रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर की लेंथ होती है ना, वो असल में क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो स्टूडेंट्स इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, और इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सॉरी इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या है, कम है। तो यहां पर लेकिन मैग्नीट्यूड से हमें यहां पर लेना देना नहीं है। तो पैरेलल वेक्टर्स आप कब कहेंगे, जब सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, तो आप उसको कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स। तो बहुत इजी है, मैंने क्या लिखा, इफ द टू और मोर वेक्टर्स आर सेम इन डायरेक्शन देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। दूसरी टाइप क्या है स्टूडेंट, दूसरी टाइप है स्टूडेंट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या है दूसरी टाइप, क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए नाम में लिखा हुआ है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो यहां पर अगर आप देखें तो नाम में क्या है, एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर उन वेक्टर्स को हम कहेंगे क्या है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर, चले यहां पर आ गया एक वेक्टर, ये रहा, दैट इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये आ गया, दैट इज वेक्टर बी। तो अगर आप यहां देखें ये वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो एक इधर है तो एक उसके बिल्कुल अपोजिट। तो यहां पर जब हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इनके दरमियान में एंगल क्या बन रहा होगा, 180 डिग्री। इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या बन रहा होगा, 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन है तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान के एंगल की बात कर रहा हूं। ये दोनों आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा, दैट इज 180 डिग्री। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक्स है ना उनमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट। जब भी मैं आपको समझा रहा हूं, ये वेक्टर्स का जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हर चीज आपको पता होनी चाहिए क्या है ये। तो इसीलिए हर चीज को मैं डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।
क्लियर हुई? तो फिर आप इस एंटी पैरेलल वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? आप बोलेंगे इफ अगर टू और मोर वेक्टर्स आर, या तो सिर्फ लिख दिया टू वेक्टर्स, लिख दिया टू वेक्टर्स आर opposite in direction, then the vectors are said to be anti-parallel vectors. तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत है। लेकिन डेफिनेशन याद नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप खुद डेफिनेशन लिखने के काबिल हो जाएंगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो उन वेक्टर्स को हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स, और अगर कभी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर हम उसे कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है भाई। आप देख सकते हैं इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कम है और इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ में? तो मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना। अब आते हैं तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप कौन सी है? तो तीसरी टाइप हमारे पास आती है स्टूडेंट, तीसरी टाइप हमारे पास क्या आती है? दैट इज नल वेक्टर। चलो मैं इक्वल वेक्टर बताता हूं। इक्वल वेक्टर क्या आती है तीसरी टाइप? इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे सर नाम में तो लिखा हुआ है इक्वल, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? बोलेंगे आप बिल्कुल लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर बराबर, ऐसे ही होता है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो यहां पे इक्वल और उसके बाद लिखा हुआ वेक्टर्स, इसका मतलब अब वेक्टर्स की बात आ रही है। और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं स्टूडेंट। क्या होती है? दो चीजें। एक होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है वेक्टर की डायरेक्शन। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, क्या कहना चाहते हैं? दो वेक्टर्स आपस में क्या है? इक्वल है। तो उसके लिए शर्त क्या है? कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और साथ साथ दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब उन वेक्टर्स को आप कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। इस बात को मैं एक दफा फिर समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो यहां पर हमारे पास एक वेक्टर ये आ गया ए, एक वेक्टर क्या आ गया? ए, और एक वेक्टर आ गया हमारे पास, एक वेक्टर आ गया हमारे पास बी। क्या आ गया? बी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि वेक्टर की जो ये लेंथ होती है ये रिप्रेजेंट करती है किसको? मैग्नीट्यूड को। तो यहां पे अगर आप इन दोनों वेक्टर की लेंथ देखें तो क्या है? सेम। इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये 5 यूनिट की है तो ये भी कितने की होगी? 5 यूनिट्स की होगी। इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम। एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या होगी? दूसरी शर्त ये है कि इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो अगर आप देखें ये भी इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इफ the two vectors have same magnitude and direction, having लिख दीजिएगा, having same magnitude and direction, then the vectors are said to be equal vectors, तो इंशाल्लाह अभी तक मैंने आपको 3 टाइप बताई है। एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं,
पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्शन सेम हो, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो, तो उन वेक्टर्स को कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या होता है? दैट इज 0 डिग्री। उसके बाद हमने पढ़ा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और एंगल क्या होगा? दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है, तो जिस वजह से इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनता है? दैट इज 180 डिग्री। तो फिर हम क्या कहते हैं? इन वेक्टर्स को कहते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उन वेक्टर्स को कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। तो आया बढ़ते हैं उसके स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप की तरफ, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां आपके सामने नेक्स्ट 3 वेक्टर्स आ चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट नल वेक्टर को, या आप कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर। नल का मतलब क्या होता है? खाली, जीरो कुछ नहीं, एम्प्टी। तो यहां पर नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है स्टूडेंट जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। मैग्नीट्यूड के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉडी है जो रुकी हुई है, क्या बोल रहा हूं मैं? कि एक बॉडी है जो रुकी हुई है, तो आप बताएं इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसकी वेलोसिटी 0 है। क्या कहेंगे? 0 है। तो 0 का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है बात? तो 0। तो नल वेक्टर आप उस वेक्टर को कहते हैं जिसका पास जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो? 0। तो यहां पे मैंने लिख दिया वेक्टर विच हैज 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर हम उस वेक्टर को कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, और इसे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट O से। अब एक बात सुनिएगा स्टूडेंट, यहां पर जनरली अगर हम देखें तो नल वेक्टर हमें कब मिलता है? तो नल वेक्टर हमें जनरली असल में रिजल्टेंट वेक्टर की सूरत में मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां देखें तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये आ गया हमारे पास एक वेक्टर ए, सही है, और एक वेक्टर हमारे पास क्या आ गया? इसके बिल्कुल अपोजिट। तो याद रखिएगा इस वेक्टर का, सुनते जाइएगा मेरी बात को, ये भी वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसीलिए मैं कहूंगा ये वेक्टर क्या है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो याद रखिएगा जिंदगी में कभी भी अगर आपको, ये भी मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा देता हूं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव। वेक्टर के बारे में आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कभी भी किसी एक वेक्टर को पॉजिटिव मानते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने क्या है? एक वेक्टर है, ये इस खास डायरेक्शन में जा रहा है, सही है। तो अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन एक खास है, तो अगर मैं इसके ही बिल्कुल अपोजिट एक वेक्टर लेके आऊं जो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो फिर मैं कहूंगा कि ये इस वेक्टर का ये नेगेटिव है। क्या है? क्यों? क्योंकि एक वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं स्टूडेंट, एक होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है वेक्टर की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है, लेकिन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो याद रखिएगा अगर आपने एक डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर को पॉजिटिव कंसीडर किया है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट है, तो उसे आपको नेगेटिव कंसीडर करना होगा। अब इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो जरा देखें, तो रिजल्टेंट वेक्टर असल में क्या होगा? असल में होगा क्या? इस वाले वेक्टर में से, इस वाले वेक्टर में मैं ऐड करवाऊंगा किसको? इस वाले नेगेटिव वाले वेक्टर को। तो नेगेटिव वाले वेक्टर को ऐड करवाऊंगा तो क्या आंसर आएगा? प्लस, हम प्लस का ये माइनस का ये कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नल वेक्टर है ना, ये हमें ऑब्टेन कैसे होता है? ये नल वेक्टर हमें ऑब्टेन होता है जब दो सेम मैग्नीट्यूड, मतलब नेगेटिव वाला वेक्टर को उसके अंदर ऐड करवा दिया जाए, तो फिर हमें
उस वेक्टर नल वेक्टर हमें मिलता है। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड में थे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में थे। जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो वो रिजल्टेंट 0 आया। समझ में आई बात? तो नल वेक्टर इस तरीके से ऑब्टेन होता है। तो भाई देखें आगे, उसके बाद आता है हमारा फ्री वेक्टर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट। इसका मैं भी आपको आगे जब हम एडिशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उस वक्त इसका इस्तेमाल होगा। याद दिला रहा हूं अभी से, फ्री वेक्टर का इस्तेमाल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होगा। तो उस वक्त मैं याद करवाऊंगा आपको कि मैंने पढ़ाया था। क्लियर है? तो फ्री वेक्टर, नाम में क्या लिखा हुआ? फ्री, आजाद है ये वेक्टर। तो यहां पर फ्री वेक्टर असल में क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। तो भाई देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपके सामने बनाया एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बनाया? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। क्लियर? चले भाई, अब मैंने एक वेक्टर बना दिया इसके ऊपर। क्या बना दिया? एक वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास एक वेक्टर ए। क्या बना दिया मैंने? एक वेक्टर ए। अब मैं क्या करता हूं, देखिए एक बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा, फ्री वेक्टर की जो टेल होती है, ये हमारी क्या टेल, तो फ्री वेक्टर की जो टेल होती है ना, वो फिक्स नहीं होती, आजाद होता है ना ये। तो यहां पे लिखा हुआ है टेल ऑफ फ्री वेक्टर इज नॉट फिक्स। तो ये फिक्स नहीं होगी, आजाद होगी। अब जरा सुनिएगा, अब ये वेक्टर ए है, मैंने सोचा मैं असल में इस वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इसी वेक्टर को पैरेलल क्या कर देता हूं? डिस्प्लेस कर देता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस वेक्टर को इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया। ना ही इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही डायरेक्शन। तो अब अगर आप देखें, ये जो वेक्टर है ना, जिसको हम पैरेलल डिस्प्लेस करके लाएं, तो ये कहलाएगा फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर को हम क्या करवा सकते हैं? वो वेक्टर होता है जिसको हम पैरेलल डिस्प्लेस करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे पैरेलल लाओ, नहीं, मैं इसी के आगे भी बनाऊंगा ना, सेम डायरेक्शन में होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? इसका हमने पैरेलल शिफ्ट किया है। जरूरी नहीं आप सोचे कि भाई सर ने तो ऐसे शिफ्ट किया था तो ऐसे ही पैरेलल होगा, नहीं, इसके बिल्कुल आगे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं इसको, कहीं भी, लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। सही है ना? तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करिएगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करिएगा। ये बात का ख्याल रखना होगा आपको फ्री वेक्टर के बारे में। सही है ना? तो मैंने क्या लिखा इसका? वेक्टर, ऐसा वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस, जिसे हम डिस्प्लेस करवा सके, मूव करवा सके, पैरेलल टू इटसेल्फ, उसी के पैरेलल, आगे पीछे कहीं भी पैरेलल ही होगा, पैरेलल इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। तो बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सही है ना? पैरेललोग्राम लॉ में बहुत काम आएगा, हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे वेक्टर को। तो यहां पर आता है पोजीशन वेक्टर। नाम में देखें, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या है? आपकी पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए कि कहां है वो असल में, तो हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर को। और पोजीशन वेक्टर की एक खास बात बताऊं तो मैं आपको, इसकी फ्री वेक्टर की तो टेल फिक्स नहीं होती, लेकिन पोजीशन वेक्टर की जो टेल होती है ना, वो क्या होती है? फिक्स होती है स्टूडेंट। और फिक्स कहां से होती है? तो याद रखिएगा, वो फिक्स होती है ओरिजिन से। कहां से फिक्स होती है? ओरिजिन से। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। तो ओरिजिन से क्या होती है? इसकी टेल फिक्स होती है। तो हमेशा, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं डायग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। क्लियर? चले भाई, ये हमारे पास क्या आ गया? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट, जो ओरिजिन होता है उसको हम देते हैं ओ का नाम। और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर कभी भी आपसे पूछ लिए जाए तो बता दीजिएगा क्या होते हैं? 0,0। क्या मतलब है इसका सर? 0,0 का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ना ही इसने एक्स एक्सिस में कुछ कवर किया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। तो 0,0 का मतलब है ना ही इसने एक्स में कुछ कवर किया, ना ही इसने वाई में कुछ कवर किया। तो यहां पे जब हम कहते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट को तो ये पता होता है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट वाले इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो उनको ये बातें पता होती है।
लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ये बातें पता नहीं होती है, और अगर एमसीक्यू से पूछ लीजिए जाए तो बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है बंदा ना। तो जरा देखिएगा, तो पोजीशन वेक्टर की जो टेल होती है वो ओरिजिन से फिक्स होती है। तो अब सपोज करें यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट पी है, क्या है, एक पॉइंट पी है, क्लियर। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट पी की हमें क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है कि ये पॉइंट पी है तो है कहां भाई। तो हमने क्या किया, हमने इस्तेमाल किया पोजीशन वेक्टर का, क्योंकि उसका काम ही है ये पोजीशन बताना। तो हमने पोजीशन वेक्टर को कहां से स्टार्ट करना है, याद रखिएगा ओरिजिन से। तो आपको ओरिजिन से उसे ड्रॉ करना है और जिस पॉइंट की पोजीशन बतानी है वहां तक ले जाना है। तो फिर ये आएगा पोजीशन वेक्टर, जिसको हम कहेंगे P, और इसके ऊपर लगा देंगे वेक्टर, कुछ भी कह सकते हैं, वैसे तो R भी कहा जाता है इसको, तो कुछ भी कह दें। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, बताना, स्पेसिफाई करना, इंडिकेट करना, इशारा देना, किसकी डायरेक्शन को, पॉइंट की। तो मैंने क्या लिखा, अ वेक्टर विच, जो इंडिकेट, इशारा देता है, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है, इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, या अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब सवाल ये होता है सर कि पोजीशन वेक्टर की क्या हम मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो स्टूडेंट, खुद देखें, यहां पर देखें, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया और ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। तो दो पॉइंट के दरमियान का अगर कभी भी डिस्टेंस निकालना हो, सुनते जाइएगा बात को, अगर कभी भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालना हो तो हम यूज करते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, जरा मैं इसको थोड़ा साइड में कर रहा हूं कैमरे को ताकि आपको सही नजर आए। चले भैया, अब यहां देखें स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हम दोनों तरफ बाल लगा देते हैं। हमने क्या बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस d है, हमारी कंडीशन में क्या है p, लेकिन मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम यूज करते हैं कि अगर हमें कभी भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब जरा देखिएगा, अभी हम P पॉइंट मतलब P, इनके दरमियान के डिस्टेंस को हमने क्या बोला, P। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, P, और उसके ऊपर लगाएंगे वेक्टर और उन दोनों के दरमियान लगा देंगे बार। क्या लगा देंगे, बार। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है P वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे बनाएं या तो सिर्फ P लिख दें। क्या लिख दें, सिर्फ P। सिर्फ P भी लिखेंगे तो वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आप ऐसे लिखेंगे P के ऊपर पहले एरो लगाएं फिर दोनों तरफ बार लगाएं, ये भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो दो ही तरीके हैं, कोई भी एक तरीके को आप फॉलो करना चाहते हैं कर लें। अब जरा देखें आगे, दो पॉइंट की बात करिए ना हमने, तो जरा देखें स्टूडेंट, एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया 0,0, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कह दूंगा, x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या है P, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देते हैं x, y। तो इसको मैं बोल दूंगा x2, y2। सही है, जरा देखिएगा, इतनी बड़ी डेरिवेशन तो मैं आपको करवाना नहीं चाहता था, बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, बस मेरी ये ख्वाहिश है। तो यहां देख लें जल्दी से, तो x1 क्या है 0, x1 क्या है 0, और x2 क्या है x, तो ये आ जाएगा x माइनस का 0 और इसकी जगह उसका आ गया स्क्वायर प्लस y2 क्या है y, तो ये आ गया y माइनस का y1 क्या है, y1 हमारे पास 0, तो ये आ गया 0, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो x माइनस 0 क्या होता है, x माइनस 0 तो x होता है, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 तो y होता है, तो इसका क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। तो अगर आपको कभी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, और वो क्या है, अंडर रूट। अब आपको जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाए P पॉइंट के, तो बस आप उसको डाल दीजिएगा इसके अंदर, x की वैल्यू x के अंदर, y की वैल्यू y के अंदर, तो आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये कहानी मैंने आपको अभी तक बताई किसके बारे में,
नल वेक्टर, फ्री वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। एक दफा जल्दी से रिपीट करता हूं। नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो तो उस वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर, और ये असल में रिजल्टेंट वेक्टर से हमें मिलता है ज्यादातर। तो जब हम दो वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड में हो तो उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें नल वेक्टर मिलता है। दूसरा हमने पढ़ा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको हम पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर, और इसकी टेल फिक्स नहीं होती। उसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर, कि पोजीशन वेक्टर असल में एक पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन से बताता है, और इसकी जो टेल है वो असल में फिक्स होती है कहां पर? ओरिजिन पर। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बता दिया कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है √x² प्लस का y²। तो अब मैं आखिरी वेक्टर, चलो दो वेक्टर और समझा दूंगा। तो अब आखिरी दो वेक्टर है, एक है को इनिशियल वेक्टर और दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की अहमियत बहुत ज्यादा है, तो मैं इसे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहां हमारे पास लास्ट टू वेक्टर्स आ चुके हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। तो स्टूडेंट ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। नाम में इनिशियल भी और को का मतलब सेम। तो यहां पर हमारे पास अगर एक वेक्टर ये रहा, देखिए एक वेक्टर ये रहा जिसको मैंने कह दिया एक वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर जो स्टार्ट होगा वो भी इसी वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर बी। क्या आ गया हमारे पास? दिस इज अ वेक्टर बी। लेकिन इन दोनों वेक्टर में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है कि दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम है। क्या है? सेम। तो जिस वजह से ये दोनों वेक्टर्स कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर। तो मैंने क्या लिखा? द वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। खत्म हो गई इसकी कहानी। अब आ रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। देखिए सबसे पहली बात, इस नाम को अगर आप देखें, नाम में क्या है? यूनिट, और उसके बाद आ रहा है वेक्टर। यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का मतलब होता है वन। समझ में आ रही है बात? तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है स्टूडेंट जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अपने दिमाग में इस बात को फिक्स कर लें कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। याद कैसे रखेंगे? यूनिट के नाम से। यूनिट का मतलब होता है 1। तो अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो कभी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं करते हम, सही है ना? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें पता होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है? तो स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है स्टूडेंट, क्योंकि वेक्टर के पास दो चीजें होती है ना? क्या होती है? देखिए यहां पर पहला वेक्टर है, अगर हमारे पास ए वेक्टर है तो इसके पास दो चीजें होंगी। क्या होगा? पहली चीज, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा भाईजान, और दूसरी चीज क्या होगी? डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मैग्नीट्यूड होगा, मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा। डायरेक्शन कहां है भाई? तो डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन बताने का काम हमने किसके जिम्मे लगा दिया? हमने लगा दिया इस काम को यूनिट वेक्टर के जिम्मे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है तो कैसे बताता है? तो वो अभी हम देखते हैं। तो यहां पर काम समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताता है? स्पेसिफाई क्या करता है? बताता क्या है? डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। जो भी गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को बताने का काम यूनिट वेक्टर के जिम्मे डाल चुके हैं हम लोग।
सही है ना, बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता है कि यूनिट वेक्टर ओनली स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, इसको तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो यहां पर इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर विद अ कैप ऑन इट। तो याद रखिएगा, कैप भी बोल सकते हैं, हेड भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब यही है, और सरकमफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो तीनों ही वर्ड आपको अपने दिमाग में रखने हैं। क्या बोला मैंने, सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है बाय अ स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कुछ भी, लेकिन लेना क्या है, स्मॉल लेना है। उसके बाद उसने क्या बोला, विद अ कैप, कैप के बजाय आप हेड भी बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, सरकमफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, तो कुछ भी बोले, किसके ऊपर, उसी सिंबल के ऊपर आपको लगाना है हेड। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक ए वेक्टर था, तो हमने क्या किया, उसका यूनिट वेक्टर को डिनोट करना था, तो हमने लिखा ए वेक्टर स्मॉल और उसके ऊपर क्या लगा दिया, हेड, या आप बोल सकते हैं कैप, या आप बोल सकते हैं सरकमफ्लेक्स, दोनों इसी, तीनों इसी के नाम है। इसी तरीके से एक बी वेक्टर था, उस बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को बताना था, तो यूनिट वेक्टर को स्मॉल लेटर से लेंगे और उसके ऊपर कैप लगा देंगे, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। समझ में आई बात। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ना, वेक्टर लिखा, इसके मैग्नीट्यूड को आपकी मर्जी, या तो सिर्फ ए ही लिख दें, ये भी मैग्नीट्यूड बताएगा, वरना फिर आप दोनों तरफ बार लगाएं और ऊपर एरो लगा दें, ये भी मैग्नीट्यूड ही बताता है। समझ में आ रही है, तो आपकी मर्जी ऐसे लिखें या तो सिर्फ ए लिखें। और डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम क्या लिखेंगे, इसके ए, स्मॉल ए, और इसके ऊपर लगा देंगे एक कैप, या आप बोल सकते हैं हेड, या आप बोल सकते हैं सरकमफ्लेक्स। क्लियर वही बात, ये बताएगा कौन, यूनिट वेक्टर बता रहा, डायरेक्शन बताने का काम। आगे बढ़ते हैं, क्या अब हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। यहां देखें, ये हमारा यूनिट वेक्टर है और आपको इसे कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, डिवाइड होगा। बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो ये बन जाएगा ए का यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखें, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है ना, तो आप उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर रहा है, तो जो भी वेक्टर का कैलकुलेट कर रहा है, तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो, तो आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये इतनी सी आसान सी बात, इसे रीड कर लें क्या, बिल्कुल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय, हासिल कैसे होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाएंगे, तो हमें मिल जाएगा कौन, यूनिट वेक्टर। तो जरा देखिए मैंने क्या लिखा, यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पे अब इसका फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होगा कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ए का यूनिट वेक्टर बराबर होगा किसके, ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, तो ये मिल जाएगा हमारे को ए का यूनिट वेक्टर। अब आती है बात कि सर अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुई, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है तो कैसे बता रहा है ये तो बता दे। बिल्कुल बताऊंगा। तो यहां देखो स्टूडेंट, हम कभी भी अपनी जो चीजें होती है ना उसकी पोजीशन या उसको बताते किसकी रिस्पेक्ट से, कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से। तो हमारे पास आ गया एक एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस और ये हमारा होता है जेड एक्सिस। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब स्टूडेंट ये तीनों एक्सिस आप यहां देखिए, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। क्लियर। अब जरा देखें, ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, वाई एक्सिस। अगर आप गौर करें, इस पे गौर करें, क्या ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री बना रहे, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। देखें
आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर, याद रखिएगा। देखिए अब हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने बोला भाईजान एक्स एक्सिस है ना, उसके ऊपर एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, दैट इज आई। आई क्या है, आई यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस, तो आई आपको कहीं भी नजर आ जाए समझ जाइएगा इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। अगर कभी भी वाई एक्सिस के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया, हमने बोला जे, जे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, कैप, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। और अगर कभी भी हमारे को के नजर आ जाए, के के ऊपर कैप लगाइएगा, यूनिट वेक्टर है, तो के नजर आ जाए इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जिसे हम यूज करते हैं और क्या स्पेसिफाई करवाने के लिए डायरेक्शन। तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है आई, वाई एक्सिस के अलोंग है जे एंड जेड एक्सिस के अलोंग है के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता दिया, इसको याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये आई जे कैप, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है और जब तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसी तरीके से ये तीनों यूनिट वेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी तो एक्सिस पे ही है ना। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि दीज 3 यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो यहां जाके आज का टॉपिक होता है स्टूडेंट कंप्लीट। इसको तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे किसके अंदर, डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो टेंशन मत लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। तो आज की वीडियो में यही एंड करता हूं। इंशाल्लाह आपको हर वेक्टर्स समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी सारी बातें इंशाल्लाह। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।